क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली कूच करने की तैयारी हो रही है? आखिर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ वो कौन लोग हैं जिनको अभिषेक बनर्जी ने बकायदा स्टेज में खड़ा करके मुंहतोड़ जवाब दे दिया? आखिर अभिषेक बनर्जी की यात्रा बंगाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की परेशानी कैसे खड़ी कर सकती है? दोस्तों, 38 साल के ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पहचान अब केवल ममता बनर्जी के भतीजे के तौर पर नहीं है। वो अपनी पार्टी के नंबर 2 और संगठन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता बन चुके हैं। एक ऐसे नेता जो अब पश्चिम बंगाल की यात्रा पर निकल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस यात्रा के बीच अभिषेक बनर्जी ने 2 काम किए हैं। न केवल ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 3 लोगों को स्टेज में 3-4 लोगों को स्टेज में खड़ा कर दिया, बल्कि सीधा सीधा अमित शाह को चुनौती भी दे दी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इसी साल अप्रैल के आसपास विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले अभिषेक बनर्जी ने एक यात्रा निकाली है, आबर जीतबे बांग्ला, मतलब बंगाल फिर जीतेगा। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी 2024 का लोकसभा चुनाव था, 2023 में अभिषेक बनर्जी ने ऐसी ही यात्रा निकाली थी और उसका नतीजा ये निकला था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी से लोकसभा की वो सीटें भी छीन ली जो उसने 2019 में जीती थी। और इसी उम्मीद से एक बार फिर से अभिषेक बनर्जी यात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा है एक नया बंगाल खोजने की। आजकल आप जानते ही हैं दोस्तों, हर आदमी कुछ नया बनाना चाहता है। मोदी जी नया भारत बनाना चाहते हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव नया बिहार बनाना चाहते थे, तो अभिषेक बनर्जी अब नया बंगाल बनाना चाहते हैं। हालांकि विपक्ष यानी कि बीजेपी उनसे सवाल पूछ रहा है कि 15 साल से तो आप सत्ता में हैं, तो फिर अब नया क्या बनाएंगे? लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही स्ट्रैटेजी के तहत ममता बनर्जी जिस तरह से अभिषेक बनर्जी को आगे कर रही हैं, वो हर लिहाज से बीजेपी पर 21 फिलहाल तो पड़ती दिखाई दे रही है। कैसे, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन पहले ये जानिए कि कैसे अभिषेक बनर्जी ने स्टेज में खड़े होकर ज्ञानेश कुमार की पूरी पोल पट्टी खोल दी। दोस्तों, अपनी इस यात्रा के दौरान स्टेज सजा हुआ था और अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का ना भाषण देने का एक अंदाज है, जैसे खड़े होकर पोडियम में भाषण देकर निकल जाना, वो इस तरह से नहीं करते हैं। ममता बनर्जी की भी आदत है कि माइक लेकर वो ऐसे घूमते रहेंगी ऐसे स्टेज में। अभिषेक बनर्जी की भी ये आदत है कि वो पब्लिक के ऑडियंस के बीच जाते हैं माइक लेकर घूमते हुए। अभिषेक बनर्जी वहीं पब्लिक के बीच थे, उन्होंने कुछ लोगों को स्टेज में खड़ा कर दिया। इन लोगों को खड़ा करके अभिषेक बनर्जी बता रहे थे कि यही वो लोग हैं जिनको ज्ञानेश कुमार के एसआईआर में मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन न केवल ये जिंदा हैं बल्कि बिल्कुल स्वस्थ हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अभिषेक बनर्जी ने डायरेक्ट अटैक किया है ज्ञानेश कुमार पर, यह कहते हुए कि टीएमसी तैयार है, हम दिल्ली आ रहे हैं। अगर टीएमसी के 1/3 कार्यकर्ता और समर्थक दिल्ली चले गए तो ज्ञानेश कुमार और अमित शाह पानी में बह जाएंगे। दरअसल अभिषेक बनर्जी आगाह कर रहे हैं न केवल चुनाव आयोग को बल्कि बीजेपी को भी। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव का शंखनाद करते हुए कह चुकी थी कि न केवल वो बंगाल जीतेंगी बल्कि बंगाल जीतने के बाद वो पूरे देश की यात्रा पर निकलने वाली है। तो ममता बनर्जी का एक अलग प्लान है और उस प्लान के तहत ये पश्चिम बंगाल का चुनाव बड़े आप सूझबूझ तरीके से ममता बनर्जी उसका एक चक्रव्यूह रच रही है और उस चक्रव्यूह का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी वैसे लोकसभा में भी सदस्य हैं और बहुत ही धारदार तरीके से बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, बल्कि अभिषेक बनर्जी की हिंदी ममता बनर्जी से थोड़ी सी बेटर है। हालांकि दोनों बंगाली में ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन हिंदी भी बोलते हैं अभिषेक बनर्जी, अंग्रेजी भी बोलते हैं, अब बंगाली तो खैर दोनों की मातृभाषा है। इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों कि अभिषेक बनर्जी ने अभी 1-2 दिन पहले 31 तारीख को इनफैक्ट बड़ा तगड़ा हमला बोला था ज्ञानेश कुमार को, कि ज्ञानेश कुमार के साथ वो मीटिंग करने गए थे अपने 10 सांसद लेकर, लेकिन ज्ञानेश कुमार उनसे बहस करने लगे। तो ज्ञानेश कुमार को उन्होंने सामने बिठाकर ये बोल दिया कि उंगली नीचे करो, मुझे उंगली मत दिखाना, आप किसी के बैठाए हुए अधिकारी होगे, आपको किसी ने यहाँ अधिकारी बनाकर भेजा है, लेकिन मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, मैं एक सांसद हूँ, मुझसे आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। वो खबर मैंने आपको बकायदा दिखाई भी थी। तो पॉइंट ये दोस्तों कि अभिषेक बनर्जी बड़े एग्रेसिव तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को भी खेलते हैं, एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को भी घेर रहे हैं और अब एक नया बंगाल खोजने के लिए बंगाल की यात्रा में भी निकल गए हैं। ये सब क्यों किया जा रहा है? दरअसल दोस्तों, बीजेपी बहुत एग्रेसिवली चुनाव लड़ रही है। आप जानते हैं बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये बात ममता बनर्जी जानती है। ममता बनर्जी प्रदेश में मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी के पास भी संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी
जानती हैं कि संसाधन जितने बीजेपी के पास है इस देश में किसी भी पार्टी के पास नहीं है। वो सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ सबसे रईस पार्टी भी है। लेकिन ममता बनर्जी के पास एक चीज है दोस्तों, बंगाल के आगे का चेहरा। देखिए, आप जिस तरह से आजकल चुनाव हो रहे हैं वो बहुत हद तक व्यक्ति के इर्द गिर्द हो गए। दोस्तों, ममता बनर्जी ये बात जानती है कि 15 साल की सत्ता एक बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी होती है। भाई 15 साल अगर आप सत्ता में रहे हैं तो आप विपक्ष को नहीं कोस सकते समस्याओं के लिए। और दोस्तों, बीजेपी के ना एक हमेशा आप देखिएगा, जिस राज्य में बीजेपी की लंबे टाइम की सरकार नहीं बनी है उस राज्य में बीजेपी को लेकर एक उत्साह रहता है। ये बाय डिफॉल्ट नेचुरल है। जैसे उड़ीसा है, वहाँ पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई। हरियाणा, वहाँ एक टाइम पे जब नई मोदी 2014 में सत्ता में आए थे, उसके बाद हरियाणा में बीजेपी ने सरकार बना ली, क्योंकि कई बार जनता कुछ नए को मौका देना चाहती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी वो नया है, क्योंकि बीजेपी वहाँ कभी सत्ता में नहीं रही। लेकिन बीजेपी के साथ एक प्रॉब्लम है, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास ले दे के जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो सब तृणमूल कांग्रेस के चेहरे हैं। शुभेंदु अधिकारी आज नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन वो कौन है दोस्तों? वो एक वक्त में ममता बनर्जी के बिल्कुल खास माने जाते थे। आज वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर बैठकर धरना दे रहे हैं, तमाम तरह के सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं। लेकिन सब जानते हैं कि भाई केंद्र में मोदी की सरकार है और बांग्लादेश के मुद्दे पर आप पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बीजेपी के पास एक ऐसा नेता नहीं है जिसके इर्द गिर्द आप, जो बंगाली बोलता हो। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, अब मोदी जी बंगाल जाएंगे वो हिंदी में भाषण देंगे, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। इसीलिए बीजेपी के लिए ना गैर हिंदी भाषी राज्यों में सरकार बनाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि उड़ीसा में बीजेपी ने वो करके दिखाया, लेकिन बंगाल में बंगाली अस्मिता बहुत अलग लेवल की है। अमित शाह वहां जाते हैं, हिंदी में भाषण देते हैं। तो और बीजेपी के पास जो स्थानीय नेता हैं वो बंगाली में भाषण देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से आयातित हैं। बीजेपी के पास जो अपने नेता थे पुराने, बीजेपी ने उनको साइडलाइन कर दिया, ठीक है? अब दोस्तों, ममता बनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं, एक चक्रव्यूह रच रही है बड़ी होशियारी से। ममता बनर्जी खुद भी सड़क पर उतर रही हैं, ममता बनर्जी खुद भी रैलियां कर रही हैं, ममता बनर्जी केंद्र की मोदी सरकार को चैलेंज कर रही हैं बार बार। और अभिषेक बनर्जी के जरिए वो एक फेस दिखा रही हैं पश्चिम बंगाल को कि देखिए ये आपके संभावित सीएम हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो सीएम बनने के, लेकिन संभावित सीएम। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी अगर 1% आप समझ लीजिए पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत जाती है, अभी इट्स टू अर्ली टू से, अप्रैल में चुनाव है, लेकिन 1% समझ लीजिए पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत जाती है ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी तो ऑलरेडी सीएम है। ऐसे माहौल में जब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना मुश्किल है, अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती है तो वो डायरेक्ट पीएम कैंडिडेट बन जाती हैं उन पार्टियों के लिए, उन ध्रुवों के लिए, उन वोटर्स के लिए जो मोदी के सामने अब तक कोई एक बड़ा चेहरा स्टैब्लिश होता नहीं देख रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बड़े नेता हैं, पॉपुलर नेता हैं। 2024 के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, लोकसभा चुनाव के बाद से और बढ़ी है, एलओपी है वो। लेकिन अभी तक उसके बाद से डायरेक्ट फाइट जब भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की हुई है, चुनाव हारी है कांग्रेस। लेकिन चुनावी राजनीति में अगर ममता बनर्जी बीजेपी को हरा देती है तब, जबकि बीजेपी कोई सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करने वाली है पश्चिम बंगाल में, तो ममता बनर्जी सीधे डायरेक्टली केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आप यात्राएं कर सकती है। फिर आप देखिएगा ममता बनर्जी देश भर में यात्राएं करेंगी, फिर कभी दिल्ली आएंगी, कभी वो यूपी जाएंगी, कभी कहीं, क्योंकि फिर वो अगले 2-3 साल अपने आप को एक मोदी नहीं तो कौन, मोदी वर्सेस कौन में एक आप कह सकते हैं एक ध्रुव के तौर पर स्थापित करना चाहेंगी। और अभिषेक बनर्जी को वो इस तरह से प्रोजेक्ट कर रही हैं कि देखिए, अभिषेक बनर्जी संगठन के इतने बड़े नेता हैं, सांसद हैं, और अटैक भी करते हैं केंद्र की मोदी सरकार पर, ज्ञानेश कुमार पर भी अटैक कर रहे हैं, सरकार के कामकाज को करीब से देख रहे हैं। अभिषेक बनर्जी भी संभावित सीएम हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ममता बनर्जी सीएम बन जाए, साल 1.5 साल के बाद वो लोकसभा चुनाव में अपने आप को सक्रिय कर ले, अभिषेक बनर्जी को सीएम बना दिया जाए। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, अभिषेक बनर्जी के जो अटैक्स हैं ये इतने ज़्यादा पावरफुल और इतने इम्पैक्टफुल हो गए हाल के दिनों में। इसके पीछे कोई ना कोई रणनीति है, आप समझिए इस बात को। और अगर इस रणनीति के तहत ममता बनर्जी चलती हैं और 1% वो रणनीति काम कर जाती है, तो फिर मोदी नहीं तो कौन के सवाल में न केवल एक नया जवाब लोगों को मिल जाएगा, बल्कि एक नया ऑप्शन भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ पहले टिका है पश्चिम बंगाल के चुनाव में।
जो कि एक मतलब इस वक्त ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर उन्होंने ये पास कर लिया तो फिर वो राष्ट्रीय राजनीति में उनको आने से कोई रोक नहीं सकता। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी करें।